हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन एंजाइम्स को पढ़ने वाले हैं। सो आज हमें एंजाइम स्टार्ट करना है। तो बेसिकली एंजाइम्स हमारे एक तरीके से प्रोटीन ही होते हैं जो आपके बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, कैटालाइज़ का काम करते हैं, ठीक है? सो पूरा आज अपन जो एंजाइम है उसको हाफ पार्ट आज करेंगे और उसका हाफ पार्ट जो है कल करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है एंजाइम्स के साथ कल ख़त्म हो जाएगा। सो अगर मैं एंजाइम्स की बात करूँ तो एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे एंजाइम्स कैसे हैं, प्रोटीन्स हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। सो कुछ हमारे न्यूक्लिक एसिड है, बेसिकली आरएनए, वो आपका एंजाइम की तरह वर्क करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इसे मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। One can depict an enzyme by a line diagram. ठीक है, an enzyme, like any protein, has a primary structure that is amino acid sequence of the protein. ठीक है, सो अगर अपन एक एंजाइम की बात करें तो वो इसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो है बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। An enzyme, like any protein, has the secondary and the tertiary structure too. ठीक है, हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे बायोलॉजी में हम 4 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक तो प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है, तीसरा होता है टर्शियरी एंड चौथा होता है क्वाटरनरी, ठीक है। 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन के। सो एंजाइम में भी आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself and hence may services or pockets are made. So basically आपका जो एंजाइम होता है ना उसमें अगर अपन क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको इस तरीके से पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, जगह देखने को मिल जाएगी जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच होता है और फिर फर्दर रिएक्शन आगे कैरिड आउट होती है। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ सर्विस और अ पॉकेट इन विच द सबस्ट्रेट फिट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम में बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Thus, enzymes through their active site catalyze reactions at the high rate. ठीक है, सो बेसिकली हम एंजाइम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो प्रोसेस है उसकी स्पीड इंक्रीज हो सके, ठीक है, स्पीड जो है उसकी इंक्रीज हो सके, ठीक। सो ये बेसिकली कैटेलाइज का काम करता है, कैटेलाइजेशन का काम करता है। सो एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज, बट वन मेजर डिफरेंस नीड मेंशन। अब बेसिकली आपके एंजाइम जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब अपन बाहर या फिर आप अगर जैसे केमिस्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। आपका जो आयरन है वो भी कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, कहीं कहीं कर कहीं पर भी आपको मैग्नीशियम आयन एज अ कैटलिस्ट वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर वर्क करेगा। वहीं पे अगर अपन एंजाइम की बात करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एंजाइम क्या है, एंजाइम है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन है। तो ये जब हाई टेम्परेचर पे जाएगा तब एंजाइम जो है वो वर्क करना बंद कर देते हैं, ठीक है। सेम अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा तो ये अरेस्ट हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, डैमेज नहीं होगा बट ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आपका हाई टेम्परेचर पे एंजाइम कैसे वर्क करता है और लो टेम्परेचर पे वर्क कैसे करता है।
हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हीट की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं टेम्परेचर कम होने की बात करूँ, लो टेम्परेचर की बात करूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में एंजाइम जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, मतलब वो डैमेज नहीं होगा। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तब वो वर्क करेगा, बट उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जब टेम्परेचर कम है तब वो वर्क नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम को वर्क करने के लिए। However, enzyme isolate from organisms who normally live under extremely high temperature, like hot vent sulfur springs, are stable and retain their catalyst power even at the high temperature, that is 80 degree to 90 degree Celsius. ठीक है, thermal stability is thus an important quality of a such enzyme isolated from the thermophilic organism. ठीक है, so thermophilic organism अगर आप आगे जब पढ़ोगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो हमारे जो बैक्टीरियाज है, जो थर्मोफाइल बैक्टीरियाज है, हम उनमें से निकालते हैं हमारे ये एंजाइम्स को, ताकि हाई टेम्परेचर पे वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है, सो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इन एंजाइम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो कि आपके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ, तो आपके जो केमिकल रिएक्शन है, बेसिकली एंजाइम किस तरीके से अपने केमिकल रिएक्शन को पूरा करती है, वो इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड अंडरगोस टू टाइप ऑफ चेंजेस। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिफर्स टू अ चेंज, सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग अ बॉन्ड। ठीक है, फिजिकल, फिजिकली आप किसी कंपाउंड को चेंज कर रहे हो बिना बॉन्ड तोड़े, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, शेप को चेंज करोगे, फिजिकल अपीयरेंस चेंज करोगे उसका। ये क्या है? दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस है चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, या एक तरीका हो गया कि आप शेप चेंज कर दो, दूसरा कौन सा तरीका हो गया कि आप उसका मैटर का स्टेट ही चेंज कर दो, मतलब वाटर से वेपर में कर दो, या सॉलिड से लिक्विड में कर दो। ठीक है, so when ice melt into a water or when water becomes a vapor. ठीक, now these are also a physical process. However, when bonds are broken, जब बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब हम बोलेंगे कि आपका वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है। आई होप ये थोड़ा बच्चों वाली चीज़ थी, समझ में आ गई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखी है केमिकल रिएक्शन कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तब आपका इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होगा, और ये और इन दोनों H2 और SO4 के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और BaSO4 आपस में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, H2O अपने नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज योर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ in an inorganic chemical reaction, similarly, hydrolysis of a starch into a glucose is an organic chemical reaction. तो ये आपको याद रखना है कि जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब उससे क्या मिलता है? उससे ग्लूकोज मिलता है, और ये आपका एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, और इसमें भी एंजाइम का यूज होता है। Rate of physical or the chemical process refers to the amount of the product per unit time. So हम इसे डिनोट कैसे करने वाले हैं? रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकला अपॉन कितने टाइम, T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये याद रखना। ना ये आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा। सो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अगर हमें डायरेक्शन पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है केमिकल रिएक्शन, तो हम उसे बोल देंगे कि एक वेलोसिटी है। रेट ऑफ अ फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रेट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, किससे असर डालता है, मतलब क्या क्या असर डालता है रेट पे? तो टेम्परेचर हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
एक बहुत जनरल थंब रूल है दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ ऑफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इन आइदर डायरेक्शन। तो ये जो लाइन है ना, इसको याद रखना, क्योंकि ये लाइन जो है ये पूछी जा चुकी है एक एग्जाम में, एक नीट के पीवाईक्यू में ही पूछी जा चुकी है, तो इसे याद रखना, ठीक है। सो जब भी आपका रेट जो है वो डबल हो रहा है या फिर हाफ हो रहा है, ठीक है, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका ये होगा। जैसे कि अगर आर जो है वो R/2 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। अगर रेट जो है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट द रेट वेरी वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटेलाइज्ड वन, ठीक है। सो आपका जो रिएक्शन, जैसे कि एक रिएक्शन है, सपोज करो A+B फॉर्म C+D and this is your A1 plus B1 plus gives you C1 plus D1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट रिएक्शन है हम एंजाइम के साथ कर रहे हैं, एंजाइम के साथ कर रहे हैं, और ये वाली जो रिएक्शन है हम एंजाइम के बिना कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एंजाइम कर रहे हैं। तो इस वाले का जो रेट होगा, इस वाले रिएक्शन का जो रेट होगा, सपोज R1, और इस वाले रिएक्शन का जो रेट होगा सपोज R2, ठीक है। सो R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, A+B से C+D पहुँचने में एंजाइम की मदद से कुछ ही टाइम लगेगा। वहीं पे अगर मैं विदाउट एंजाइम वर्क करूँगी तो मुझे बहुत टाइम यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। सो व्हेन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व, द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सो कार्बन डाइऑक्साइड plus water gives you a carbonic anhydrase in the presence of carbonic anhydrates give you H2CO3, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही थी तो मुझे आज ढंग से आ नहीं पाया। So carbon dioxide in the presence of carbonic anhydrase ये क्या है, ये बेसिकली एंजाइम है, will give you H2CO3। तो ये जो रिएक्शन होगी ना, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपको कब देखने को मिलेगी, ये आपको जब आपका ये हम CO2 ट्रांसफर करेंगे ना, तब देखने को मिलती है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, ठीक है। फिर बाद में जब वो लंग्स की तरफ जाएगी तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। H2CO3 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में टूट जाएगा और आपको CO2 और वाटर दे देगा, ठीक है। सो आई होप ये वो वाला जो स्लाइड है समझ में आई होगी। नाउ in absence of any enzyme, this reaction is very slow, about 200 molecules of the H2CO3 being formed in an hour. मतलब जहाँ हमको 200 मॉलिक्यूल कुछ सेकेंड्स में मिल रहे थे, माइक्रो सेकेंड्स में मिल रहे थे, वहीं पे अगर हम विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जाए तो हमें H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल्स करीबन 1 घंटे में मिलेंगे। समझ रहे हो? तो एंजाइम जो है बेसिकली rate of reaction increase कर देता है। However, by using the enzyme present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically with about 6 lakh molecule being formed every second। तो आप समझ रहे हो कि मतलब कहाँ हमें 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में मिल रहे हैं जब हम एंजाइम यूज नहीं कर रहे। वहीं पे जब हम एंजाइम यूज करने लगे तो हमें 6 लाख मॉलिक्यूल्स H2CO3 के मिलने लग गए विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोडक्ट बनाने की क्षमता क्या हो रही है एंजाइम के साथ, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है।
Now, the enzyme has accelerated the reaction rate by 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed. Okay, तो मतलब बहुत अच्छी power है enzyme की. There are thousands of types of enzymes and each catalyzing a unique chemical or the metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex of the different enzyme is called the metabolic पाथवे. ठीक है, जब आपके जो स्टेप है, हर एक स्टेप जो है वो एक ही एंजाइम आपका एक अलग, जब आप एक मेटाबॉलिक पाथवे की जब आप बात करते हो तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हर एक स्टेप में आप कभी सेम एंजाइम भी यूज कर सकते हो, कभी डिफरेंट एंजाइम भी यूज कर सकते हो. सो अगर मैं जैसे बात करूँ इस वाले रिएक्शन की, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होने की एंड देन आपका ऑक्सीजन एंड दिस अगेन, तो ये बेसिकली पूरी एंजाइम, ये पूरी रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स का यूज किया गया है. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे जिसका एंड रिजल्ट ये है. ठीक. Now, is actually a metabolic pathway in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzymes. As I have said, 10 अलग अलग enzymes से मिलके आपको ये metabolic pathway मिला था. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction give rise to variety of the metabolic end product in a skeletal system, or sorry, muscle. Under anaerobic condition, lactic acid form and under normal aerobic condition, pyruvic acid form. So आप समझ रहे हो कि एक ही सेम चीज से, लेट्स सपोज ये आपकी एक ए चीज है, ठीक है, ये सेम चीज आपको बी भी दे सकती है अगर आप एरोबिक कंडीशन में हो, और यही सेम चीज आपको सी भी दे सकती है जब आप एन एरोबिक कंडीशन में हो. ठीक है, सो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कंडीशन पे और एंजाइम पे. कंडीशन जैसी होगी उस हिसाब से एंजाइम जो है वो वर्क करेंगे और आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट देंगे. नाउ, in yeast during fermentation the same pathway leads to the production of the ethanol, hence in different condition different products are possible. वही मैंने आपको यहाँ पर समझाया. आई होप ये वाली स्लाइड भी समझ में आ गई होगी. ओके. नाउ, सेकेंड पार्ट आता है कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इतना ज़्यादा केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आपके जो एंजाइम्स है परफॉर्म कर लेते इतने हाई रेट पे. सो टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी द एंजाइम अ लिटिल मोर. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट. मैंने बताया था कि आपके एंजाइम्स में टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एक पॉकेट प्रेजेंट होती है. उस पॉकेट में आपको सर्विसेज, सॉरी, उसी पॉकेट को आप क्या बोलते हो, एक्टिव साइट बोलते हो. ठीक है, इस एक्टिव साइट पे आपके क्या आके जुड़ जाते हैं, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाते हैं जो कि आगे फर्दर आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है. Now, the chemical or the metabolic conversion refers to a reaction. The chemical which is converted into a product is called the substrate. So, जो product में convert हो रहा है, देखो होता क्या है basically, कि जैसे कि ये हमारा क्या है, एंजाइम है. ठीक है, एंड दिस इज आवर सबस्ट्रेट. क्या है, ये सबस्ट्रेट है. ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से. एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके से. अब ये एंजाइम क्या है, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, एंड जो हमारा एंजाइम था वो एज इट इज अगेन अब अवेलेबल हो जाएगा वही सेम रिएक्शन दोबारा रिपीट करने के लिए. ठीक है, सो जो केमिकल आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट. हेंस एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन विथ 3D, that is three-dimensional structure including an active site convert substrate into a product. This can be depicted as S will give rise to P, that is substrate will give rise to product. Now, it is now understand that substrate has to bind with the enzyme at its active site
विद अ क्लेफ्ट और अ पॉकेट, जैसे कि मैंने आपको पिछले रिएक्शन में समझाया डायग्राम के हेल्प से। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट। There is thus an obligatory formation of the ES complex। तो यहाँ पर ये वाला जो अपन ने डायग्राम बनाया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ES कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ES कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है। E का मतलब क्या है, एंजाइम, एंड S का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट फिनोमिना का मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ये जो फिनोमिना है अकर होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होगा। During the state where the substrate is bound to an enzyme active site, a new structure of the substrate called the transition state structure is formed। तो बेसिकली यही जब टाइम, जब आपका सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, इसी दौरान इसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज completed, the product is released from the active site। So basically सिंपल भाषा में ये लिखा है कि एक एंजाइम आएगा, एक सबस्ट्रेट आएगा, दोनों ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम हमारा अगेन फ्री हो जाएगा फॉर फर्दर रिएक्शन। In other words, the structure of the substrate get transformed into the structure of the product. The pathway of this formation must go through the so-called transient state structure. There would be more altered structure states between the stable substrate and the product. Implicate in the statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable। सो जितने भी बीच में स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा वो सारे अनस्टेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट, एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जिसमें जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो लोग जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है, उतना उन लोगों को मन करता है कि वो उतना खर्च करे, ठीक है। सो यहाँ पर पैसा क्या है, एनर्जी, एंड खर्चीलापन इज देयर अनस्टेबिलिटी, ठीक है। सो स्टेबिलिटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द structure। Hence, when we look at this pictorially through the graph, y-axis represent the potential energy content। So जो आपका यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर अगर अपन y-axis पे देखें, so this is your potential energy, and what x-axis represent the progression of the structural transformation or the states of the transition state। So basically ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, जिसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ये जो टॉप मोस्ट पीक बन रही है ये किसकी होगी, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट की होगी, दैट इज योर ES कॉम्प्लेक्स की होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है अभी जस्ट बनना चालू हुए हैं, मतलब आपका जुड़ना चालू है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रिलीज हो गया है। So you will notice two things: the energy level between the S and P. If P is at a lower level, then S, the reaction is exothermic reaction। So basically यहाँ पर अपन दो ग्राफ फॉर्म करेंगे, एक तो हमारा ग्राफ हो गया ये और दूसरा ग्राफ होगा ये। अगेन यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी बना रही हूँ एंड दिस इज योर स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने बनाया दूसरा ग्राफ, यहाँ पर E प्लस P, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी S, यहाँ आएगा क्या, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ S, and this is your E plus P and this is again your E plus S का complex, that is एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर P जो है वो S से लोअर लेवल पे है, मतलब सेकंड वाला, तो हमारा क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ।
मतलब आप यहाँ देखो, यहाँ सपोज़ करो कि ये जो एनर्जी है ये आपकी है कुछ 20, ठीक है? ये वाली जो एनर्जी है ये है आपकी कुछ 10 एंड ये वाली जो एनर्जी है ये आपकी कितनी हो गई? कुछ 50। या एक काम करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे सपोज़ करो, तो जब आप यहाँ देखोगे तो ये जो E प्लस S की जो एनर्जी है, दैट इज़ सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो कितनी है? 20 एंड वहीं पे 20 जूल, ठीक है? वहीं पे अगर मैं E प्लस P की एनर्जी या सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट की एनर्जी बोलूँ तो वो आपकी 10 है। मतलब S की एनर्जी प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हुआ? एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है? एनर्जी जो है बाहर को रिलीज़ हुई, तभी आपका सिर्फ 10 रह गया, ठीक है? सो ये कैसी रिएक्शन है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है। एक्ज़ो, EX, X फॉर एग्ज़िट, ठीक है? सो एंड थर्मिक इज़ व्हाट? हीट। जो हीट है वो बाहर चली गई रिएक्शन से, तो एनर्जी ऑलरेडी डाउन हो गई। वहीं पे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर सपोज़ करो हम अगेन 10 लेते हैं, दिस इज़ योर 20 एंड दिस इज़ योर व्हाट? 50, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो S की एनर्जी जो है वो कम है एज़ कंपेयर टू योर प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है? कम है एज़ कंपेयर टू योर प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट की कितनी है यहाँ पे? 20 और यहाँ कितनी है? 10। तो हमने क्या करा कि एनर्जी सबस्ट्रेट को दी ताकि वो 20 तक पहुँच सके, ठीक है? सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एनर्जी रिएक्शन को दे रहे हैं। सो दिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स व्हाट? एंटर, EN फॉर एंटर, थर्मिक इज योर हीट। तो मतलब क्या कर रहे हैं? आप हीट अंदर दे रहे हैं रिएक्शन में ताकि प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज हो जाए, ठीक है? सो इस तरीके से हमें ग्राफ को देखना है। वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। इसमें हमें एनर्जी की सप्लाई नहीं देनी है इस वाले रिएक्शन में, लेकिन इसमें हमें एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ रही है ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। इसमें तो उल्टा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है? सो however, whether it is exothermic or a spontaneous reaction or an endothermic or a energy requiring reaction, the substrate has to go through a much higher energy state or a transition state. यहाँ पर ये दोनों ही मैंने स्टेट जो है क्या बनाए हैं? ट्रांजिशन स्टेट बनाए हैं। नाउ द डिफरेंस इन एन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ अ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड अ एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑलरेडी तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे, वहीं से ही ये ड्रॉ आउट किया गया है पूरा। सो अगर आप यहाँ देखोगे, मैं ये अगर यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट लिख रही हूँ एंड दिस इज योर प्रोडक्ट की एनर्जी, ये आपके प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई, ये सबस्ट्रेट की, एंड दिस इज योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में जितनी एनर्जी लगी होगी दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? क्या है वो? एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी का यूज हुआ है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition to of S to the P more easily, ठीक है? सो आई होप ये पूरा जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ईच एंड एवरी लाइन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है डायग्राम के साथ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के साथ, एंड आई होप you एंजॉय किया होगा स्लाइड। एंड ये वाला जो चैप्टर है हम कल, आधा जो पोर्शन बचा हुआ एंजाइम का वो कल कंप्लीट करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल फॉर कंटिन्यूइंग रिविजन ऑफ द NCERT. Thank you so much.